नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कब से प्रारंभ हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है 1600 ईस्वी के चार्टर से। प्रश्न क्रमांक 2, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। प्रश्न क्रमांक 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? इस प्रश्न का सही जवाब है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। प्रश्न क्रमांक 4, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? इस प्रश्न का जवाब है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 5, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न क्रमांक 6, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है सर इलिजाह एम्पे। सर इलिजाह एम्पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न क्रमांक 7, किस वर्ष को एंग्लो इंडियन इतिहास में युग प्रवर्तन काल कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1765 को। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास में युग प्रवर्तन काल कहा जाता है। वर्ष 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास में युग प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इल्बर्ट ने। सर इल्बर्ट ने एंग्लो इंडियन इतिहास में युग प्रवर्तन काल 1765 को कहा है। प्रश्न क्रमांक 9, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को कब खत्म किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1781 के सेटलमेंट एक्ट से। 1781 के सेटलमेंट एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को खत्म कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 10, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं? इस प्रश्न का सही जवाब है सर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गईं। प्रश्न क्रमांक 11, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख से प्राप्त हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है 1813 के राजलेख से। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्न क्रमांक 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1813 के राजलेख के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 14, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न क्रमांक 15, सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। प्रश्न क्रमांक 16, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1833 के राजलेख चार्टर अधिनियम के द्वारा सन 1843 ईस्वी में
यह लागू हुआ। प्रश्न क्रमांक 17, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। प्रश्न क्रमांक 18, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। प्रश्न क्रमांक 19, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम शामिल किया गया। प्रश्न क्रमांक 20, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख के द्वारा लागू किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1853 के राजलेख द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 22, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1858 के अधिनियम के द्वारा। सन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? इस प्रश्न का सही जवाब है 8 सदस्यों का चुनाव सम्राट और 7 सदस्यों का चुनाव बोर्ड के डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार भारत परिषद में कुल 15 सदस्यों की नियुक्ति होती थी। प्रश्न क्रमांक 24, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया? इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रश्न क्रमांक 25, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे सभी उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न क्रमांक 27, भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के जन्मदाता थे। प्रश्न क्रमांक 28, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1872 ईस्वी में। सन 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। प्रश्न क्रमांक 29, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय विधान परिषद सदस्यों को भी मिला। प्रश्न क्रमांक 30, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। प्रश्न क्रमांक 31, फूट डालो शासन करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 फूट डालो और शासन करो की नीति का पोषक अधिनियम था। प्रश्न क्रमांक 32, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा।
भारत परिषद अधिनियम सन 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1909 में भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न क्रमांक 34, इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न क्रमांक 35, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में द्वैध शासन का जिक्र किया। प्रश्न क्रमांक 36, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है सर अलेक्जेंडर मुडीमैन। अलेक्जेंडर मुडीमैन द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 37, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1919 के अधिनियम द्वारा। सन 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1919 में। सन 1919 में ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 39, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित था? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 40, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। इसमें सन 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना जोड़ दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 41, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वायत्त शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था स्थापित की गई। प्रश्न क्रमांक 42, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 43, किस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। प्रश्न क्रमांक 44, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 45, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 19 को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। प्रश्न क्रमांक 46, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इस प्रश्न का सही जवाब है मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। यह एक 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। ये 3 सदस्यीय टीम कैबिनेट मिशन के रूप में भारत मार्च 1946 में आई। प्रश्न क्रमांक 47, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 48, संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे?
इस प्रश्न का सही जवाब है सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदाय। यह 3 समुदाय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए मान्यता प्राप्त समुदाय थे। प्रश्न क्रमांक 49, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 2 सितंबर सन 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 51, जो कि आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 26 अक्टूबर सन 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यह 51 प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।